अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन आई एम हेयर विद माय यूट्यूब चैनल पाक एजुकेशन टेक्नोलॉजी। हमारे इस मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट थ्योरी के ऊपर। हमने ये देखना है कि सेट किसे कहते हैं। बेसिकली जो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है वो ही यही है, मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ सेट्स एंड देयर रिलेशनशिप। हम मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ सेट पढ़ते हैं और सेट्स का आपस में रिलेशन पढ़ते हैं कि सेट्स आपस में रिलेट किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट कहते किसे हैं। ये हमारा एक रियल लाइफ का वर्ड है जो कि हम अपनी आम ज़िंदगी में भी रोज़ाना के हालात में हम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टी सेट है, सोफ़ा सेट है, या किसी भी चीज़ का जो हम सेट बना लेते हैं, जो रियल लाइफ में सेट है वही इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर है पड़ा। तो आइए आज हम चल के देखते हैं कि सेट हम कहते किसे हैं। A set is a collection of well-defined and distinct object। सेट हम किसे कहते हैं? एक कलेक्शन है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसकी हम कलेक्शन करेंगे। वो कलेक्शन जो पहली प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है कि वो वेल डिफाइन होनी चाहिए। जो भी हम कलेक्शन करेंगे सेट के अंदर वो कलेक्शन हमारे पास वेल डिफाइन होनी चाहिए। दूसरा, वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो हमारे पास वेल डिफाइन होने चाहिए और जो कलेक्शन है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, if I write a set A which has the element 1 2 3 4 5, ये एक सेट है जिसमें कलेक्शन है 1 2 3 4 5 सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। अभी हम आगे चलकर देखेंगे। ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं सारे वो डिस्टिंक्ट हैं पड़े। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट मीन्स कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। अगर एक एलिमेंट सेट में आ गया अब वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे कोई एक ऐसी कलेक्शन बताएं जो सेट ना हो। तो ऐसी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर एक मैं लिखूँ सेट बी जिसके अंदर कलेक्शन हो 1 2 2 3 4 5। अब ये मेरे पास एक ऐसी कलेक्शन है जो कि सेट नहीं है। रीज़न क्या है? ये जो 2 है यहाँ पर ये 2 बार रिपीट हो गया है। 2 की रेपिटेशन आ रही है हमारे पास, तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है डिस्टिंक्ट वाली ये वायलेट हो रही है हमारे पास। तो ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं है। तो कोई एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई ना हो तो वो सेट नहीं होता। इट मीन्स कि ये एक सेट नहीं है। आपको एक ऐसी कलेक्शन बताएं कि जो वेल डिफाइंड ना हो। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड कलेक्शन हम कहते किसे हैं? वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं यू आर 100% श्योर ऑफ दैट एलिमेंट दैट वेदर दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट और नॉट। आपकी जो कलेक्शन है आपको इसके बारे में, हर एलिमेंट के बारे में 100% श्योर होना चाहिए कि ये वाला एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग करता भी है या नहीं करता। जैसे मैंने कहा ये एक सेट है 1 बिलोंग्स टू ए। आई एम 100% श्योर दैट द 1 एलिमेंट इज बिलोंग्स टू द सेट ए। और अगर मैं ये लिखूँ 2 बिलोंग्स टू ए, आई एम आल्सो 100% श्योर दैट 2 बिलोंग्स टू दिस सेट ए। और अगर मैं ये लिखूँ 6 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, 6 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, मैं ये 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ। तो इसके मैं हर एलिमेंट्स के बारे में कह सकता हूँ। तो इसका मतलब जो मेरे पास कलेक्शन है ये वेल डिफाइन है। अब मैं एक ऐसी कलेक्शन लिखता हूँ जो कि वेल डिफाइन नहीं हो गई, इट मीन्स फिर वो सेट भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मैं सेट लिखूँ सी जिसके अंदर एलिमेंट हैं ए बी सी स्मॉल एलिमेंट और कैपिटल सी। नाउ दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड। वाई? अगर मैं लिखूँ ए बिलोंग्स टू सी, सो ये ट्रू है, ए वाकई ही सेट सी के अंदर बिलोंग करता है। अब अगर मैं बी के बारे में लिखूँ बी बिलोंग्स टू सी, तो ये बात भी ट्रू है। और अगर मैं लिखूँ सी बिलोंग्स टू द सेट सी, ये भी बात ट्रू है। अब ये जो सी है ये इटसेल्फ एक सेट है पड़ा। अब मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ये सी जो है इस सेट के अंदर है ये क्या चीज़ है बड़ी। ये क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी बिलोंग्स टू से, ये सेट इसी दोबारा सेट में बिलोंग करता है। तो दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड।
तो सेट के लिए दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जो कलेक्शन होनी चाहिए वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास डिस्टिंक्ट होने चाहिए, उसको हम कहते हैं सेट। अब हम देखते हैं हम अपनी रियल लाइफ में मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से सेट्स को पढ़ते हैं। पहला जो सेट है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और ये आप कंसेक्टिव जा रहा है। बस ये याद रखना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन से स्टार्ट होता है। इसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं? 1 2 3 4 5, एंड दिस इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और उसके अंदर एलिमेंट्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से लेकर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब एक और सेट है हमारे पास, सेट ऑफ होल नंबर्स। दूसरा सेट जो हम पढ़ते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से, और इसके अंदर एलिमेंट्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से, 0 1 2 अप टू 100। अब एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने सबसेट पढ़े होंगे कि एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कैसे होता है। मैं अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट अ सेट 1 2 3 एंड B इज़ आल्सो अ सेट 1 2 3 4 5। अब मैं अगर ये लिखूँ A इज़ अ सबसेट ऑफ B, ये मैंने कैसे लिख दिया है? एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है? जब उस सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों। जैसे यहाँ पर एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और B एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B के अंदर मौजूद हैं, और सेट B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं जो कि सेट A में नहीं है। इसका मतलब B सेट बड़ा है, A उसका सबसेट है, छोटा सा एक पार्ट है बड़ा हमारे पास। तो हमने लिख दिया A इज़ अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि सेट A के तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद हैं। अगर आप ज़रा गौर करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, जो कि 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन, और ज़रा W को आपस में रिलेट करें, इसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसका मतलब 0 को छोड़ के बाकी जो सारे एलिमेंट हैं वो इस n के अंदर मौजूद हैं। इट मीन्स के n जो होगा वो W का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि n के तमाम एलिमेंट्स सारे के सारे W में मौजूद हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएं, क्या W इस n का सबसेट होगा? W n का सबसेट तब होगा जब W के सेट के तमाम एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मौजूद होंगे। तो ये तो मैं लिख सकता हूँ n इज़ अ सबसेट ऑफ W। क्या मैं W को सबसेट लिख सकता हूँ n का? नहीं, क्योंकि W में एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट n में मौजूद नहीं है, और एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तब बनता है जब उस सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों। तो W का एक 0 वाला एलिमेंट ऐसा है जो कि n में नहीं है। तो W इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ n, बट नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर। तो तीसरा जो सेट है वो है सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Z से। और इसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं? इसके अंदर एलिमेंट्स होल नंबर वाले भी सारे होंगे, मींस के जो होल नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं इस सेट में वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स की टाइप होगी वो होगा 0 1 2 अप टू सो ऑन, और यहाँ नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अगर मैं इसी सेट को इस तरह से लिख दूँ तो भी कोई मसला नहीं है। 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, मीन्स के पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। होल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब आप ज़रा गौर करें
कि जो W के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेट ऑफ इंटीजर्स में भी मौजूद हैं। ये देखें 0 यहाँ पर है, 1 भी है, 2 भी है और अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब W के तमाम एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद हैं, तो W जो होगा वो Z का सबसेट बन जाएगा। तो W इज़ द सबसेट ऑफ Z। लेकिन अब क्या Z जो है वो W का सबसेट होगा? Z W का सबसेट तब होगा जब Z के तमाम एलिमेंट सेट ऑफ होल नंबर में मौजूद होंगे। लेकिन अगर आप देखें तो 0 से लेकर 1, 2 ये सारे नंबर इसके अंदर हैं, लेकिन नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं वो W में होल्ड बिलोंग नहीं कर रहे। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर तो उसमें जा रहे हैं, लेकिन जो Z के अंदर नेगेटिव नंबर्स हैं माइनस वाले, वो सेट ऑफ होल नंबर में नहीं है। तो इसका मतलब W इज़ अ सबसेट ऑफ Z, बट Z इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ W। चौथा जो सेट है वो होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेट। हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ नंबर which can be written in the form of p by q। ऐसे नंबर जो भी p by q या जिसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में लिखे जाएं या p by q की फॉर्म में लिखे जाएं, उनको हम रैशनल कहते हैं। अब ये p और q क्या चीज़ें हैं? ये p और q कहाँ से आए हैं हमारे पास? ये जो p और q हैं ये हम लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर से, जो अभी हमने ऊपर वाला सेट डिफाइन किया है। सेट ऑफ इंटीजर जिसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी शामिल होता है। तो अगर हम इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को फ्रैक्शन में लिखना शुरू कर दें, तो जो हमारे पास नंबर प्रोड्यूस होंगे वो हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे। जो नंबर्स भी फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। जो p और q इंटीजर्स हैं वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, एंड q मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ फ्रैक्शन में नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, बिकॉज समथिंग ओवर 0 अनडिफाइन हो जाता है हमारे पास। तो रैशनल नंबर की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इस तरह वाले नंबर 1/2, 3/5, 6/9 ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले नंबर्स हैं ये -18 ओवर -2 ये भी एक रैशनल नंबर है। क्योंकि हमने रैशनल नंबर को कैसे डिफ़ाइन किया? ऐसे नंबर जो p by q की फॉर्म में लिखे जाएँ और p और q इंटीजर होने चाहिए। अब आप देखें ये p by q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और जबकि -18 और -2 दिस बिलोंग्स टू द सेट z, और कभी भी -2 0 नहीं होता। तो इसका मतलब ये सेट ऑफ रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे नंबर जो p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो एंड q मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, तो वो रैशनल नंबर होते हैं। अब आप ज़रा गौर करें तो -18 ओवर -2 ये p by q के फॉर्म में लिखे हुए हैं, और -18 और -2 सेट ऑफ इंटीजर से आए हैं, इस सेट के अंदर से होंगे, एंड -2 कभी भी 0 नहीं होता। इस सेट को हम डिनोट किससे करते हैं? इट इज़ नोटेड बाय द सिंबल q। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, x सच दैट x इज़ इक्वल टू p by q। ऐसे नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखे जाते हो, एंड p एंड q बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। ये एक प्रॉपर सेट बिल्डर फॉर्म है। हम सेट को 3 मेथड से डिस्क्राइब करते हैं, सेट बिल्डर मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड एंड टेबुलर मेथड। तो ये सेट को डिस्क्राइब करने के टेबुलर मेथड है, जो यही डेफिनेशन हमने लिखी है उसी को ही हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ये है जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के x सच डैट x के अंदर सारे p by q वाले एलिमेंट्स होंगे, p और q इंटीजर्स होंगे, q मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। अब आप ज़रा गौर करें, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। नेचुरल नंबर हमने कहा था सबसेट है w का, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के तमाम एलिमेंट्स w के सेट में मौजूद थे। फिर हमने कहा था w इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ z, क्योंकि w जो है वो सेट ऑफ z के तमाम एलिमेंट्स में मौजूद थे। अब z जो है वो सबसेट बन गया है w, सेट ऑफ रैशनल नंबर का, q का, क्योंकि इंटीजर्स के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद होंगे। जितने भी सेट ऑफ इंटीजर वाले एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे रैशनल नंबर में मौजूद होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही है p by q वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स।
आप इंटीजर्स का सेट लें, उनके कोई से नंबर उठाते हैं, उनको डिवाइड करते हैं ना, तो वो रैशनल नंबर बनते जाएंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर इज़ अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, बट सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ इंटीजर। रैशनल नंबर में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं पड़े जो कि सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर में कौन सा एलिमेंट मौजूद नहीं है? फ्रैक्शनल वाले उसके अंदर नहीं है। तो इसी वजह से रैशनल नंबर वाला जो सेट है वो सबसेट जी का नहीं है, बट जी इज़ अ सबसेट ऑफ क्यू। फिर एक आप एक और सेट पढ़ते हैं, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से थे? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते होंगे। अब वो किस टाइप के एलिमेंट होंगे? मीन्स के ऐसे नंबर जिनको हम किसी कोशेंट ऑफ इंटीजर्स में ना लिख सकते हों, जिनको हम टर्मिनेट ना कर सकते हों, वो अप टू 100 चलते जा रहे हों। तो इसको हम डिनोट करते हैं क्यू प्राइम से। इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं, एक्स सच डैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू। इस सेट के अंदर वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 समथिंग 1.142 इस तरह से टू 100 चलता जा रहा है। अगर आप स्क्वायर रूट 2 निकालें कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं आपको पाई के बारे में बताऊं, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.141596 अप टू 100। याद रखिए आपकी बुक्स में कभी कभार लिखा होता है पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है। जो पाई की वैल्यू 22/7 है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इट इज़ द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द पाई। पाई की जो वैल्यू है ना 3.14159, और जो 22/7 है, ये 22/7 इस 3.14 की बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन है, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पाई। पाई की वैल्यू तो बहुत आगे तक जा रही हैं। अगर आप गूगल करें 100 मिलियंस टाइम वैल्यूज़ ऑफ पाई, तो वो आपको मिलियन वैल्यूज़ ऑफ पाई दिखा देगा। तो पाई कभी भी रुकने वाला नहीं है, ये हमेशा पुसॉन चलता रहेगा। तो जो 22/7 है वो अपनी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में लेते होते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन थोड़ा इजी सॉल्व हो जाए। बट पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7। तो पाई भी जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। वी आर ट्राइंग टू गिव यू अ गुड कंटेंट इन पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, हैव अ गुड डे।